नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आज कार्यक्रम में हमारा जो विषय रहने वाला है वो फुर्सत के लम्हों पर आधारित है। जी हाँ, फुर्सत के जो लम्हे हैं वो हम सभी की ज़िंदगी में बेहद ज़रूरी हैं। ये जो फुर्सत के लम्हे हैं, इन्हीं से हमारे छोटे छोटे सपने पूरे होते हैं और वही छोटे छोटे सपने हमें बड़ी बड़ी खुशियाँ दे जाते हैं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान जुड़ रहे हैं, जिनसे हम बात करने वाले हैं, ये आईजीएमसी शिमला में एज अ डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, साथ ही साथ ये तबला वादक भी हैं। तो आइए बात करते हैं हमारे आज के मेहमान डॉक्टर बाबूराम जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो हम आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं, एज अ डॉक्टर आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, साथ ही साथ जो ये आपका तबले का सफ़र है, संगीत का जो सफ़र है, ये कब शुरू हुआ? धन्यवाद मैम जी। आपका और शिमला दूरदर्शन और सभी दर्शकों का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस मौके के लिए, और इतना बड़ा मंच देने के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। जी। मेरा नाम डॉक्टर बाबूराम है और ठियोग के पास ही नोएडा नाम का गांव है जहां से मैं ताल्लुक़ रखता हूं, और लगभग 50 वर्ष मेरी उम्र है, और लगभग मुझे कोई 22 साल मेडिकल प्रोफेशन में हो गए हैं। 7 साल एज ए सर्जन मैं सेवाएं दे रहा हूं। वर्तमान में आईजीएमसी शिमला में कार्यरत हूं। इसके अलावा एज ए सर्जन अर्की सिविल हॉस्पिटल, नाहन मेडिकल कॉलेज, वहाँ सर्जरी और जो शिक्षण का कार्यक्रम है वो भी होता आ रहा है, और वर्तमान में आईजीएमसी में वो दोनों ही जिम्मेदारियाँ मेरे पास वहाँ भी है, तो वो भी बड़ी बखूबी से चल रही है। और वो दूसरा जो पक्ष है संगीत का, ये मेरी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि एक मैं देखता हूँ कि मेडिकल साइंस सबसे फाइनेस्ट साइंस है। अगर हम आर्ट की बात करें, कला की, तो सबसे सूक्ष्म और सबसे फाइनेस्ट जो आर्ट है वो संगीत है। लेकिन इन दोनों पे चलने के लिए मैं तो यही कहता हूँ कि ये स्वयं प्रभु ईश्वर की बड़ी कृपा है कि उसने दोनों रास्तों पे मुझे चलाया और अभी तक गिरने नहीं दिया है। तो मेरा ये संगीत का सफ़र भी बहुत पुराना है। शौक़ तो मुझे बचपन से ही था, और मेरी स्कूलिंग में जवाहर नवोदय विद्यालय ठियोग से प्राथमिक शिक्षा जो अपने गांव से हुई, उसके बाद मैं जवाहर नवोदय विद्यालय ठियोग चला गया था। तो वहाँ संगीत के कार्यक्रम और पीटी परेड वगैरह के लिए बहुत सारे सुरीले साज़ों का प्रयोग किया जाता था। मैंने भी उसमें दाखिला लिया, लेकिन मेरे प्रिंसिपल महोदय ने मुझे रोक दिया कि नहीं बेटा, आपको सिविल सर्जन बनना है। ये बात आज से लगभग 30 साल से भी ज़्यादा पहले की है। तो मेरा वो शौक़ वहाँ अधूरा रह गया, और मैंने उनके हुक्म को माना कि अब ये कह रहे हैं तो कुछ बात होगी, और उनकी बात हूबहू सच हो गई। इतने शक्ति उनके वाणी में थी और इतने साफ दिल इंसान थे, तो मेरा बड़ा ये सौभाग्य रहा। फिर उसके बाद मेडिकल कॉलेज में मैं आया। मेडिकल कॉलेज में जो है मुझे, मैं रेडियो को तो सुनता ही था, उस समय यही एक माध्यम था प्रसार भारती का। तो मेरे उस्ताद त्रिलोक साहब जो खुशकिस्मती से आज इस स्टूडियो में ही बैठे हैं, मेरे ऊपर उनका बहुत उपकार है। तो मैं इन्हें सुनता था, इनका तबला मैं बहुत पसंद करता था। उसके बाद फिर अगला मैंने डॉक्टर कृष्ण लाल सहगल साहब, उनका लोक संगीत सुना, उससे भी मैं बड़ा प्रभावित हुआ। लेकिन मेरी जो विशेष रुचि है वो शास्त्रीय संगीत के प्रोग्रामों में ही रहती थी। मैं सुनता था उनको बड़े शिद्दत से। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक जल तरंग का प्रोग्राम था, उसमें तबला संगत मेरे उस्ताद साहब की थी। तो मेरे घर पे कोई ऐसा साज नहीं था, लेकिन मैंने घर की कौलियों में थोड़ा बहुत अपनी सूझबूझ से पानी भरा, उन्हें सुर किया, और मैंने वैसा ही पीछे बजाने का प्रयास किया। तो शायद ये पहला एक
प्रयत्न था कि मैं शास्त्रीय संगीत को कॉपी करने की कोशिश कर रहा था। जी। उसके बाद फिर पढ़ाई भी चलती रही मेडिकल कॉलेज वाली, और किसी खुशकिस्मती से मैं जुनगा गया, जो कि शिमला क्योंथल रियासत है, और वहाँ स्वर्गीय श्री रूपेश्वर सेन जी, जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, वो वहाँ थे, गाते थे वो, और मैं उनके पुराने जुनगा के ऐतिहासिक महल में गया। वो शास्त्रीय संगीत का रियाज कर रहे थे जी। और उनसे मैं तो श्रोता के रूप में गया, लेकिन अब अंदर की तरंगे, शायद उनका बड़ा गहरा संबंध होता है। जी। और वो तानपुरा बजा रहे थे, गा रहे थे शास्त्रीय संगीत, और वहाँ हारमोनियम रखा हुआ था। उन्होंने आंखों में ही एक इशारा किया कि आप इसे ले लें और संगत के लिए थोड़ा सुर मिलाएं। और पता नहीं क्या हुआ कि मैं उस हारमोनियम को उनके स्वर के और राग के स्वरूप ही बजाता चला गया। और उसके बाद प्रोग्राम उनका ख़त्म हुआ, घर जाने का वक्त हुआ। मेरे माता पिता मेरे साथ थे। वो स्वाभाविक था कि हम साथ गए, साथ ही आते, लेकिन मेरा मन वहीं लग गया। और मैंने माता पिता जी से आग्रह किया कि आप चलें और मैं यहीं रुक लेता हूँ अपने गुरुजी के पास। और उन्होंने भी यही हामी भरी, हाँ आप रुक जाइए, कहते हैं 4-5 दिन रुक जाइए। और मैं पूरा 1 हफ्ता रुका रहा, और मेरी वोकल म्यूज़िक की स्वर का जो अभ्यास, रागदारी, वो उनके पास से शुरू हुई। और ये मेरे जीवन में संगीत के पक्ष को समृद्ध करने वाला बहुत बड़ा एक सफ़र शुरू हुआ। और स्वर को, स्वर की गहराइयों को और रागदारी, रूहदारी, कई महीने मैंने उनके पास में रहा, आता जाता रहा और उनसे इसकी तालीम लेता रहा। तो डॉक्टर साहब, आपने जैसा बताया कि आपने शुरुआत जब अपने संगीत की तो इसको सीखने के लिए एक समय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक तपस्या रहती है, एक साधना रहती है। तो आप एज अ प्रोफेशन, आपका जो है वो डॉक्टर है, तो कैसे समय निकाल पाते थे आप? जी मैम, बहुत ही उचित सवाल है। लेकिन अगर शौक़ दिल की गहराइयों से हो तो समय ज़रूर निकल आता है। ऐसा मैंने देखा, ये कुदरत की ही एक ऐसी रज़ा हो जाती है उसमें कि आप कितने भी व्यस्तम होते हुए आपको वो समय मिल ही जाता है। कम से कम जब आप फिज़िकली भी नहीं गए वहाँ, तो आप अपने मानसिक स्तर पर उन चीज़ों का चिंतन, मंथन और रियाज ज़रूर कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ चला रहा, जो भी मेरे पास समय मिलता था मैं उनकी सेवा में ही उनके पास हाजिरियाँ देता था। लेकिन कुछ वर्षों के बाद उन्होंने मुझे कहा कि उस्ताद त्रिलोक साहब रेडियो शिमला में बहुत मशहूर तबला वादक है, आप उनके पास जाएं और मेरे जाने के बाद वो आपके बड़े काम आएंगे। तो मुझे ताल वादन में और तबले में कोई विशेष रुचि नहीं थी। मैं उस समय ताल का इतना महत्व नहीं समझता था, और मैं 2-3 बार उनके कहने के बावजूद भी उनका हुक्म पूरा नहीं कर पाया। तीसरी बार में वो थोड़े सख्ते में आ गए, गुस्से हो गए। उन्होंने मेरे से साफ साफ पूछा कि मेरा इतना कहने पे आप क्यों नहीं गए, और मेरे जाने के बाद तो वही आपके काम आने वाले हैं। फिर मुझे बड़ा आश्चर्य भी हुआ, लेकिन मैंने उनके हुक्म को नहीं टाला। और मैं गुरुजी का कोई पता नहीं था मेरे पास, सिर्फ इतना पता था कि वो टूटीकंडी में रहते हैं और रेडियो शिमला में है। तो मैं इन्हें कोई मोबाइल वगैरह इस तरह का कोई प्रावधान, सुविधा नहीं थी। तो मैंने नाम से ही गुरुजी को ढूंढते मैं इनके घर पहुंचा। और घर पहुंचने के बाद गुरुजी ने, मैं आज भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ, बहुत प्यार से बच्चों की तरह मुझे प्यार किया। और पहले दिन ही फिर मेरे को गाने का हुक्म किया। मैंने एक बंदिश गाई, गुरुजी ने तबला बजाया। फिर मेरे से पूछा कि कौन साहब ने आपको भेजा है, तो फिर आपकी ताल की शुरू करेंगे। डॉक्टर साहब, जैसा आपने बात की कि बंदिश आपने गाई और आपके गुरुजी ने तबला आपके साथ बजाया, तो हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को भी आज आप वो बंदिश सुनाएं। मैं आपका हुक्म है, मैं ज़रूर कोशिश करूंगा याद और करने की। पर 3 ताल की बंदिश थी वो, राग बिहाग में। इतना ही मैं कह सकता हूँ। मैं गाने में बहुत अच्छा नहीं हूँ। तो फिर मेरी पहले दिन से ही मुझे एक फर्रुखाबाद घराने से मेरा खुशकिस्मती है कि मैं
मुझे मेरे उस्ताद साहब से फर्रुखाबाद घराने की तालीम मिली, और शुरू से ही जो मेरा हाथ रखवाया, फिर मुझे कायदा एक धिन धागे न धाती घेगे तक तिन तिना के न ताके तेरे धागे न धाती घेगे तक तिन तिना के न, बहुत मशहूर कायदा है घराने का। इसकी गुरुजी ने मुझे प्रसाद के रूप में दिया। लेकिन कई वर्षों तक दुर्भाग्यपूर्ण मैं तबले के महत्व को नहीं समझ सका। वो मुझे याद हो गया लेकिन मैंने उसे नहीं निकाला। फिर पढ़ाई का दौर और तेज़ हो गया मेरे जीवन में। MBBS फाइनल के एग्ज़ाम थे, वो हुए। उसके बाद नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ और मैं सिलाई सिरमौर में मेरी नौकरी लग गई। और गुरुजी, इसी बीच में क्या हुआ कि मेरे जो गायन के मेरे मेंटर थे, शिक्षक और उस्ताद थे, वो इसी बीच अपना संसारिक जीवन पूरा करके और ब्रह्मलीन हो गए। फिर मुझे ये एहसास हुआ कि देखो उनके मन में क्या चल रहा होगा कि मेरे बाद वो आपके काम आएंगे। फिर मैं गुरुजी से संपर्क नहीं रहा, मैं ढूंढते प्रयास करने लगा कि कहाँ होंगे। लेकिन अचानक मुलाकात दोबारा गुरुजी से हुई, फिर मैंने वहाँ से दोबारा शुरू किया। जी, तो डॉक्टर साहब आपसे जो ताल है तबला की, वो सबसे पहले सुनना चाहेंगे। पेशकार जो ताल रहती है उस विधा के बारे में हम आपसे समझना भी चाहेंगे और साथ में आपसे वो तबला पे सुनना भी चाहेंगे। बहुत ही उचित प्रश्न है जी। तबला ताल, बोल और लय का एक साज है। ताल है, इसमें बोल है, लय है, और किसी भी स्टेज पर जो तबला वादक है वो गाने को ताल के दायरे में, समय के दायरे में रखता है और इसके बगैर गाने का औचित्य नहीं रह जाता। मैं तो बहुत छोटा सा इंसान हूँ, मैं बहुत बड़ा तबला वादक नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे अपने गुरुजी से शिक्षा के रूप में जो चीज़ें मिली है वही मैं आपसे बयान कर रहा हूँ कि मैं बहुत नामी तबला वादक नहीं हूँ, लेकिन यकीनन मुझे ये एहसास है कि गाना तबले के बगैर अधूरा है। तो जिस प्रकार से तबले में हम कभी भी कहीं भी जाते हैं तो परिचय करते हैं, परिचय करने के बाद थोड़ी सी हालचाल पूछते हैं और एक दूसरे के बारे में जानते हैं। तो इसी प्रकार गाने वाला शुरू करता है गवैया, तो वो आलाप करता है। आलाप में उस राग का स्वरूप होता है और राग की क्या क्या स्वर है, क्या रूपरेखा होगी, वो आलाप में वो प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से तबले का आलाप पेशकार के रूप में होता है। हर घरानों की ये अलग अलग ढंग से होती है और 6 घराने तबले के अंदर है। मेरा फर्रुखाबाद घराने से है, थोड़ी बहुत चीज़ें मेरे पास पंजाब घराने की भी है जिनके ऊपर अभ्यास करता हूँ, और बाकी लखनऊ, अजराड़ा, बनारस और दिल्ली, ये अन्य घराने हैं। 6 डॉक्टर साहब, आप घराने पर जो बात कर रहे हैं, इस पे हमने बहुत सारी बातें आपसे और करनी है और तबले के बारे में जानना है कि और क्या क्या विधाएं रहती है, पर उससे पहले हम आपसे पेशकार जो ताल है वो समझना चाहेंगे। पेशकार 3 ताल में जी, विलंबित लय में।
बहुत छोटा सा खूबसूरत पेशकार का होता। जी, और बहुत ही मधुर, कह सकते हैं कि बहुत ही मधुर ध्वनि थी इसकी। बहुत और वैसे ही जो धन्यवाद। म्यूजिक होता है, संगीत होता है, वो हमें बहुत ज़्यादा शांत और एकदम दिल को खुश कर लेने वाला होता है। जी जी तो हाँ मैम, संगीत का आपको बड़ा प्रभाव है बिल्कुल जीवन के ऊपर। डॉक्टर साहब, अगर आपके जीवन में बात करें, संगीत का कितना बड़ा प्रभाव आप पे पड़ा? क्योंकि एकदम आपका जो काम है, आपका जो प्रोफेशन है, उस पर भी हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, पर जो आपका प्रोफेशन है उसमें मोस्टली रहता है कि जो मेंटली हम बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, बहुत काम रहता जी है, सुबह के 7 बजे से कभी भी बुलाया जा सकता है आपको काम जी के लिए। जी। तो संगीत आपको कितनी हेल्प कर रहा है उसमें? संगीत मुझे तो जो तनाव है, जी कभी भी किसी प्रकार का बिल्कुल। तनाव, गुस्सा और चिड़चिड़ापन जी या तनाव की वजह से एफिशिएंसी कम होना, बिल्कुल। मैंने कभी जीवन में तनाव को महसूस ही नहीं किया है। बहुत शायद वो जो ताकत है वो संगीत की ही है। जी और बहुत कुछ आगे भी है, बड़ा खजाना है इसमें जी आनंद का। और ये आध्यात्मिक है असल जी। में। संगीत, शास्त्रीय संगीत तो आध्यात्मिक है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, आप भी कलाकारों के अनेकों इंटरव्यू लेते हैं, जी। आप भी कला से जुड़े ही है, जी और सभी दर्शक लोग भी, कि जो नाद है, नाद, जी तो नाद एक अनंत नाद इंसान के जीवन में आध्यात्मिक तौर पर जो है बिल्कुल। वो उसके अंदर मौजूद है, जी और इसी की साधना होती है। ये बाह्य नाद है, जी और इसके ज़रिए हम अनंत नाद की तरफ, अपने अंदर की तरफ सफ़र करते हैं, बिल्कुल। और वो उसमें असीम शांति है। हम्म पर जहाँ तक लय की बात है, लय और ताल ये तो ब्रह्म है, जी और हर चीज़ में, प्रकृति में लय पाई जाती है। बिल्कुल। सूरज का, चांद का, चांद में। सितारों का, और दिन का क्रम छुपने का, और दिन उगने का क्रम, ऋतुओं में क्रम, और गर्मी सर्दी का जो चक्कर है, और इसके बाद जो उसका पूरी प्रकृति का जो एक स्वरूप है, जी। शरीर हमारा, जो एक पूरा ब्रह्मांड का एक रिप्रेजेंटेटिव यूनिट है, जी बिल्कुल। उसके अंदर भी लय है। अगर हम देखें, हमारे अंदर एक सर्केडियम रिदम है, जी। सोना, जागना और शौच आदि की क्रिया सब समय समय पे होती है। जी। और हमारी जो नब्ज है, दिल की जो हृदय की गति है, श्वास की गति है, वो सब नियंत्रित है, और उन सब में लय है, मौजूद है। तो बस यही तो एक चमत्कार है कि बिल्कुल। वो सब जब लय में होगी तो हम स्वस्थ होंगे जी और तनाव मुक्त होंगे। इसी प्रकार से संगीत में भी लय है, हमारे शरीर के अंदर भी लय है, पूरी सृष्टि में भी लय है। जी तो बस मैं तो इसी लय का पुजारी हूँ, और जी। इसी की साधना जी निरंतर करना चाहता हूँ। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है कि हमारे शरीर को हमारे स्वस्थ रखने के लिए, तनाव मुक्त रखने के लिए संगीत कितनी ज़्यादा हेल्प करता है, और कहीं ना कहीं हम संगीत से सभी जुड़े हैं। और यदि बात करें आपके गुरुजी की, क्योंकि आपने गुरुजी का नाम लिया है, और गुरु का सानिध्य होना हम सभी के लिए बेहद ज़रूरी है। बिना गुरु हमें सही रास्ते का चयन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो गुरु का क्या सानिध्य आपके जीवन में रहा, और कितना आशीर्वाद उनका हमेशा ही आपके साथ है? गुरुजी का तो मैं जितना भी मतलब वर्णन और जितने भी उनका महिमा कहूँ, सब बहुत कम ही है। और पहले दिन से लेकर के उन्होंने तो मुझे बच्चों की तरह प्यार बिल्कुल। किया है। और जैसे कि संगीत में गुरु शिष्य परंपरा का ही बिल्कुल। ज़्यादा अभी तक बोलबाला है। हालांकि थोड़ा कमर्शियल भी हो गया है, जी। लेकिन जो असली शिक्षा है वो गुरु शिष्य परंपरा के तरीके से ही दी जाती है। बिल्कुल। उसमें गुरु के द्वारा शिष्य को गंडाबंद करवाया एक जाता है। शागिर्द बनाया जाता जी। है, और फिर उसका उनके बच्चों की तरह ही जिम्मेदारी हो जाती है, बिल्कुल। और उसी प्रकार से सिखाते हैं। और मेरे जीवन में भी ऐसा ही रहा कि मैं गुरुजी के घर जाता था, और अपने घर से भी ज़्यादा आनंद लेता था। जी। गुरुजी के घर में कई कई दिन तक रहता रहता था, था, सिखाते थे और सुनते थे। जी। और जब कोई चीज़ में गलती होती थी तो उसमें बिल्कुल। कुछ भी कंप्रोमाइज़ नहीं होता था, फिर कोई लिहाज नहीं होता था, जी। उसको हर तरीके से
नरमी से, सख्ती से जो है सही दुरुस्त करवाना किया होता जाता था। था। जी, तो डॉक्टर साहब, मैं अगर जैसे आप गुरु की हम बात कर रहे हैं तो जी। गुरु का सानिध्य होना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ। पर आज के समय की अगर हम बात करें तो जी। सोशल मीडिया है या ऑनलाइन क्लासेस लगती है, तो बहुत जो आपने जाकर सीखा, ऑफलाइन आपने सीखा, गुरु के साथ बैठकर आपने सीखा, पर आज के समय में लोग कंप्यूटर से सुन रहे हैं, इंटरनेट से सीख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों से सीख रहे हैं, तो आपको कितना डिफरेंस इसमें लगता है? थोड़ा सा जो तो बदलता वक्त है, बदलता परिवेश है और बदलता हुआ समय है। जी। मैं ये कहता हूँ कि चलो उसका भी स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल। जो टेक्नोलॉजी है इन सब का ज़रूर सदुपयोग करना चाहिए। जी। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, बिल्कुल। लेकिन अगर गहराई में देखें तो हम ये शिक्षा जो है, कोई भी शिक्षा गुरुओं के पास से ही हमें मिल सकती है। मेरा बड़ा सौभाग्य अपने मेडिकल क्षेत्र में भी है ये, क्योंकि वहाँ की जो तालीम है वो भी बहुत गहराई की है। जो हम शल्य चिकित्सा, सर्जरी सीखते हैं या कुछ भी सीखते हैं, वो बड़ा संवेदनशील विषय है, क्योंकि उसमें मरीज़ के रोग का निदान करना, फिर उसमें उसका उपचार करना और उसमें भी एक्सट्रीम स्टेज तक जो सर्जरी है उसको करना, जिसमें कि गलती की गुंजाइश नहीं है। तो यकीनन ये बहुत ही अनुशासित होकर के गुरु की हर बात की आज्ञा का पालन करके सीखना पड़ता है। और संगीत तो मुझे इससे भी ज़्यादा गहराई वाला विषय लगा, क्योंकि इसमें रूह भी है। बिल्कुल। इसमें रूहदारी भी है और इसमें एक ऐसी शिक्षा है जिसमें कि आप ना सिर्फ उतना जितना आपको सिखाया गया, लेकिन उससे भी अनेकों रूहदारी की शाखाएं आगे निकलेगी। तो ऐसी जो तालीम है वो तो गुरुओं के पास ही हो सकती है। और मैंने भी जिस तरह से आज मेरा बड़ा सौभाग्य हो कि मैं यहाँ बैठा हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं तो बहुत छोटा सा इंसान हूँ, इसके लिए मेरी इतनी साधना भी नहीं है, लेकिन बड़े बड़े गुरु लोगों का मैंने भी इंटरव्यू में सुनता हूँ और जिन्होंने पूरा जीवन इसके लिए दिया, तो उनका भी यही कहना है, उन्होंने भी अपने गुरुओं को के पास लंबे समय तक हाजिरी दी है। अभी पिछले कल ही मैंने उस्ताद गुलाम अली खान साहब का, बहुत बड़े गज़ल गायक, उनका सुना कि तो उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में कहा कि मेरी 23 साल जीवन के 23 साल की मेरे अपने उस्ताद साहब के पास हाजिरी है, कहते हैं। और मुझे उनसे इनाम स्वरूप 5 रुपए मिले थे। आज की डेट में कहते हैं लाखों रुपए मेरा फीस मुझे मिलती है, लेकिन मेरा वो 5 रुपए जो गुरुजी से मिला है वो मेरा सबसे बड़ा मेहनताना है। बिल्कुल। तो मैं क्या कह सकता हूँ, चंद शब्दों में इसी से ही पता लगता है। जी डॉक्टर साहब, जैसे संगीतकारों की हम बात कर रहे हैं, तबला वादक की बात कर रहे हैं, तो जाकिर हुसैन जी जो है उनको हमेशा ही याद किया जाता है, हमेशा ही उनके बारे में सुनने में आता है, पढ़ते हैं जब भी तबले की बात होती है। तो आप उनसे कितना ज़्यादा मोटिवेट होते हैं? उस्ताद जाकिर हुसैन खान साहब से तो पूरा विश्व प्रभावित है जी। और उनकी उंगलियों का जादू और उनके जिस तरह से तबले को उन्होंने पॉपुलर किया है, बजाया है, तो यकीनन उसके पीछे जो उनकी मेहनत का मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ता हूँ, तो उनके फादर साहब, उनके वालिद जो है, उनके गुरु भी उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब, तो उन्होंने तालीम भी इसी गहराई से ली है और मैं भी बड़ा फ़ैन हूँ। उनके लिए कोई बंधन नहीं है किसी लय का और उनकी मिठास का पेश करना और साधारण चीज़ों को भी, रेल का चलना, घोड़े का दौड़ना और ऐसे पवन का चलना, और उन्होंने इसका बिल्कुल अपने वादन में बहुत खूबसूरती से किया है। और भी बहुत लोग हैं जिनका मैं भी बड़ा फ़ैन हूँ। मैं पंडित योगेश शमशी जी, पंजाब घराने के, उन्हें भी बहुत मानता हूँ, बहुत सफाई है उनके बजाने में। पंडित किशन महाराज जी और कुमार बोस साहब, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा फ़ैन मेरे उस्ताद साहब, उस्ताद त्रिलोक गुरुजी, उनका बड़ा फ़ैन हूँ मैं उनके वादन में हर एक घराने की देखता हूँ कि सारी शैलियों का मिश्रण है उनके बजाने में, और इतना जोश आज के बजाने में शायद 18 वर्ष में जैसे हो सकता है, तो ऐसा उनके इसमें जो है 80 साल की उम्र में भी मौजूद है, तो मैं उनका बड़ा फ़ैन हूँ। इसके अलावा और शिमला में बड़े गुणी लोग हैं,
पंडित कश्मीरी लाल साहब बहुत बड़े तबला क्षेत्र में पंजाब घराने के बड़े नाम उनका है, बहुत अच्छा तबला, बड़ा गुणी इससे। और नीरज शांडिल साहब, फिर भट्टी साहब, राजेश भट्टी जी, हिमाचल के लोग बड़े भोले भाले और बहुत पहुँचे हुए हैं। और भी संगीतकारों में स्वर्गीय श्री कैलाश जी सितार वाले, और डॉक्टर राम स्वरूप शांडिल साहब, डॉक्टर कृष्ण लाल सहगल साहब। मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि मुझे इन सभी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर ताल की हम बात कर रहे हैं, आपकी उंगलियों का जो जादू है, हम चाहते हैं एक बार और दर्शकों को आप किसी और ताल पर थिरकाए अपनी उंगलियां। जी, मैं एक अब ये वो पेशकार का थोड़ा सा नमूना था, हालांकि चलो ये परफॉर्मेंस की चीज़ है, फिर इसी पे हो तो मैं एक कायदा आपको उस्ताद अमीर हुसैन खान साहब इसे बजाते थे, मेरा छोटा सा प्रयास, फिर और भी। खूबसूरत। और आज हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनकी सुबह आपने और ज़्यादा मधुर कर दी है इस तबले की ध्वनि से। जी, तो डॉक्टर साहब, अगर हम आपसे जानना चाहें, जो ये तबले पे आपकी उंगलियां तो थिरक ही रही थी, पर इसके साथ साथ माइंड और दिमाग का कितना रोल रहता है? याददाश्त बहुत बड़ी चीज़ है तबले में, याददाश्त बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे ये एक कायदा था, तो इसमें बोल लय आड़ लय का कायदा था। धा घिड़ नग तेरे केटे ताके धीरे 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 घिड़ नग तेरे केटे धिन गिन धाड़ा गिन ताके तेरे केटे ताके तेरे नाड़ा गिन घिड़ नग तेरे केटे ताके धीरे 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 घिड़ नग तेरे केटे धिन गिन धाड़ा गिन ताके तेरे केटे ताके धिन नाड़ा गिन। ये एक इसका मूल स्वरूप था। बाकी इसका पलटे और इसके बल भी हम कहते हैं इसको, ये है विस्तार, फिर आगे का विस्तार है। तो याददाश्त तो बहुत ज़रूरी है तबले की, अलग वोकैबुलरी है। जी। अगर आपके प्रोफेशन की हम थोड़ी सी आपके प्रोफेशन की ओर चलते हैं, आप एज अ डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं और कहा भी जाता है कि भगवान के बाद कोई रक्षा कर सकता है तो वो डॉक्टर ही है, जो जान बचा सकते हैं, हमेशा ही सेवाएं करते हैं, पूरी ज़िंदगी जो है डॉक्टर एक मरीज़ की सेवा में निकाल देते हैं। तो बहुत ही अच्छा आपका काम तो है ही। तो आपके काम के साथ साथ इतना बिजी शेड्यूल रहता है, कैसे आप रियाज के लिए समय निकालते हैं? जी मैम, बहुत आपके लिए और आपका प्रश्न बड़ा उचित है, लेकिन मुझे कभी ये मुश्किल नहीं महसूस हुआ जी, क्योंकि जो समय ऐसे आराम से बैठने का, घूमने फिरने का, या कहीं से भी जो फालतू समय, वो मैं इसी के लिए बड़े आराम से निकाल देता हूँ। और मैंने अपना जो तबला है मेरे घर पे भी रहता है, अपने गांव जाता है वहाँ भी रहता है, सफ़र के लिए गाड़ी में भी होता है। और मैंने कॉलेज में भी, एक कॉलेज में ऑडिटोरियम है हमारे कॉलेज में, उसके बाहर में एक रूम है, मैंने वहाँ भी रखा होता है। जैसे ही समय मिलता है तो मैं अपने तबले के पास पहुँचता हूँ और जिस भी प्रकार का रियाज होता है और वो मैं स्टार्ट करता हूँ जी। और मुझे समय चुराना उसके लिए मुश्किल नहीं लगा, हालांकि कम होता है।
मेरी तमन्ना होती है कि मैं घंटों बैठूं और कम से कम मैं भी 12-13 घंटे लगातार बैठूं। ऐसा मेरा मन है, ऐसी मेरी प्यास है रियाज के प्रति। लेकिन अब मैं जिस प्रोफेशन में हूँ उसके लिए भी मैं प्रतिबद्ध हूँ कि उसमें एक भी कमी कोई व्यक्ति आज तक कोई कहे कि आपने इसके लिए न्याय नहीं किया, समय नहीं दिया, तो ऐसा मैं पूरा चैलेंज करता हूँ कि कोई ऐसा मैंने मौका नहीं दिया है। बहुत ही अच्छी बात आपने वो कही जो भी है। मैंने अपना किया है अपने समय पे, अपने आराम, सोने, खाने पीने के समय से समय बचा करके अपने तबले के लिए निकाला है। बिल्कुल, ये जो छोटी और एक दो दफ़ा का और ऐसा भी है मैम, जिस समय थोड़ा सा मुझे शौक हुआ, गुरुजी का भी जो तालीम का सिलसिला चालू था, उस समय मैं फैमिली प्लानिंग कैंप्स करता था और मुझे लगभग पूरे ज़िला शिमला में 15-16 टूर महीने में करने पड़ते थे। तो मेरे साथ और भी डॉक्टर्स होते थे, तो मैं अपना तबला गाड़ी में ले जा करके, हम रेस्ट हाउस में एक ही रूम में रहते थे, तो एक जो वॉशरूम का फ्लोर है मैं उसको ड्राई करके अपने साथ एक वाटरप्रूफ शीट ले जा करके उसे बिछाता था कि मेरा कुलीग डॉक्टर वो भी डिस्टर्ब ना हो लेकिन मेरा रियाज भी प्रभावित ना हो, तो मैं वहाँ बैठ के करता था। बिल्कुल, तो मैंने ऐसे बचाया है इसके लिए। डॉक्टर साहब थोड़ा सा पीछे चलते हैं आपके जीवन में, जब आपके बचपन में की ओर चलते हैं। हमने किसी से सुना था, आपके चाहने वालों से, आपके जो आपके साथ पढ़ते थे, तो कि आपका जो बचपन में स्वभाव था, जिस तरह का स्वभाव आपका बचपन में था, आज भी आपका स्वभाव वैसा ही है, वैसे ही सरल आप हैं। तो इतने बड़े प्रोफेशन में होने के बाद, उसके बाद आपको तबले का जो ज्ञान है, उसके बाद भी इतनी अचीवमेंट्स के बाद भी इतना सरल स्वभाव होना, तो इसके लिए, इसके पीछे का क्या कारण है? जी, मुझे अब ये बड़ा दार्शनिक प्रश्न है, फिलोसफिकल चीज़ है। तो असल में अब ये मेरा अपना मानना है कि देखो, हम बड़े छोटे समय के लिए दुनिया में आते हैं और दुनिया में इतना कुछ है कि हम तो उसका नगण्य हिस्सा है। इतनी बड़ी कायनात है, इतना बड़ा यूनिवर्स है, इसमें तो हमारी पृथ्वी का और हमारे सौर मंडल का, उसका ही अस्तित्व तो बहुत छोटा है। तो हम इंसान के रूप में तो कितना होगा, एक बिंदु की तरह भी हम नहीं है। और ये है, लेकिन दूसरी तरफ कि अगर हम उसी में ही मिल जाएं, उसी का हम हिस्सा अपने आप को माने, समर्पण कर ले, तो हम भी वही है जो पूरी कायनात है। तो अगर समुद्र की में बाल्टी है तो उसका अस्तित्व तो एक बाल्टी का इतना छोटा सा है, लेकिन अगर वो बाहर का शेल टूट गया तो हम भी समुद्र है और समुद्र भी समुद्र है। तो मैं तो कुछ ऐसा ही मानता हूँ। और जो भी सच्चाई, जो भी एक आदमी की ऊंचाई है, वो सब जमीन पे रह के ही उसका रेफरेंस जो है वो धरातल ही है। पहाड़ ऊंचे है वो तभी ऊंचे है अगर जमीन उनके लिए एक बेस लाइन है। तो मैं कुछ ऐसे मानता हूँ। और इतनी सब चीज़ें इतने छोटे समय में, थोड़ा सा भी एक अध्ययन किसी चीज़ का हो जाए, हम उसको ले ले, आनंद के रूप में अपने जीवन में संभाले, तो मुझे तो यही लगता है। जी जी, बहुत अच्छी बात आपने डॉक्टर साहब कही है। और जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया की, जितनी भी है, असल में उन सभी का मूल भाव सेवा करना ही है। इंसान की सेवा करना है, और जब सब है ही सेवा के लिए है तो हम हर्ष से सेवा करें। जी, सेवा की आपने यहाँ पर बात की, तो जो डॉक्टर, एज अ डॉक्टर आप जो सेवाएं दे रहे हैं, जो हमारा मरीज होता है उनके साथ जो डॉक्टर का रिश्ता होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। कहा जाता है कि अगर डॉक्टर हंसकर बात कर ले मरीज से तो दवा से ज़्यादा काम वो कर जाती है। तो कितना आपका रिश्ता किस तरह से है कि मरीज आपकी स्माइल से, आपके सरल स्वभाव से ही दवा के साथ साथ वो भी काम कर जाता है? मैम, ये बात बहुत ज़रूरी है। मैं तो इसको अमल में भी लाता हूँ, और इसी के साथ साथ वो व्यवहार की कुशलता है। पहले हम इंसान है, फिर उसके बाद डॉक्टर है, लेकिन इंसानियत का फ़र्ज़ मैं तो अपने जीवन में सर्वोपरि रखता हूँ, और इसको सिर्फ ना कहता हूँ, मैं इसको जीवन में भी
ढालता हूँ, जी। बातचीत करते हुए, उनकी प्रॉब्लम को देखते हुए पेशेंट्स की, और साथ ही साथ जो साइंस है, विज्ञान है, ये मेडिकल साइंस, विज्ञान को भी इतना ही मजबूत मैं रखता हूँ जी। इंसानियत को बिल्कुल। उनके व्यवहार के लिए, लेकिन जो विज्ञान है वो उनकी शल्य चिकित्सा या उनकी बीमारी के लिए, इसको भी मैं इतनी ही प्योर रूप में इस्तेमाल करता हूँ। जी। एज अ डॉक्टर आपको बहुत बार नवाजा भी गया है, बहुत सारे अवार्ड्स आपको मिले हैं, तो जी। वो आपको कितना आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं? ये बहुत ऊर्जा मुझे मिली इससे। मैं 2003, 2004-05 में शिलाई ज़िला सिरमौर में नौकरी करता था, जी। और सेवा के रूप में मैंने ये की, और एक साल तक तो मैं अकेले ही था, दिन रात सारा पेशेंट मेरा देखना, और अनेकों काम, कई चीज़ ऐसी जो मेरी सर्जिकल कॉम्पिटेंसी से बहुत बाहर थी, लेकिन इंसानियत के नाते और पेशेंट्स को देखते हुए उनकी ज़रूरत के मुताबिक वो भी संपन्न हो गई। पता नहीं वो क्या ताकत थी, और मैंने उनका किसी का जिक्र नहीं किया किसी से, मैंने उनको सेवा के रूप में और दफन किया कि कोई नहीं, जो मेरे से होना करना था वो मैंने किया, मेरा फर्ज था। लेकिन मैंने क्या देखा कि शिक्षक दिवस पर मुझे उन्ना की हिम्मतकर्ष अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, उन्होंने इसका पता नहीं कब ये अवलोकन किया, और मुझे 2 वर्ष और जिला सिरमौर के उत्कृष्ट चिकित्सक का अवार्ड मिला। और जब मैं एक साइटेशन वो पढ़ रहे थे, तो उसमें वो सारे जो क्षण थे, वो सारे मर्म उस समय के थे, उन सब का जिक्र था कविता के रूप में। उन्होंने पढ़ा, पता नहीं उन्हें कैसे पता चला, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ उनके लिए। लेकिन फिर भी जो मैं अवार्ड से ज़्यादा अपने इसके ऊपर करता हूँ कि अवार्ड मिलना मेरा, वो उनकी बात है, मैं इसका मोहताज नहीं हूँ, और ना ही मेरा वो है। मेरा ध्येय तो सच्चाई और ईमानदारी से सेवा करना है, और मेडिकल प्रोफेशन को लोगों के लिए यूज़ करना है। तो मैं तो यही मानता हूँ। उनका ठीक होना, बहुत सारी बीमारियाँ, बहुत सारे उनको दूर करने में जो मैं माध्यम बना, मैं इसी को सबसे बड़ा इनाम मानता हूँ। बहुत ही अच्छे विचार आपके हैं, और विचार पे अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि जैसी सोच वैसा मन, और वैसी ही हमारा, जैसे विचार वैसा ही हम होते जाते हैं। हम विचारों का जो है हम सभी के जीवन में बहुत महत्व रहता है। तो सकारात्मक जो विचार है वो एक एज अ पेशेंट हम बात करें, अगर किसी पेशेंट को कोई बीमारी हो जाती है तो उसको अच्छे विचार रखना, सकारात्मक सोचना कितना ज़रूरी होता है, कितनी वो हेल्प करता है उसकी बीमारी को इम्प्रूव करने के लिए? निहायत ही ज़रूरी है मैम ये। और जो मरीज़ का मनोबल है, मनोबल मरीज़ का बहुत ऊंचा होना चाहिए। बिल्कुल। अगर वो मनोबल नहीं है उसका, तो हो सकता है कि उसके ऊपर बेहतर से बेहतर दवाई भी काम ना करे। अब ये बड़ा ही मेरे चिकित्सा क्षेत्र के भी बड़े बड़े लोग हैं, मैं तो छोटा सा डॉक्टर हूँ, सर्जन के रूप में भी छोटा सा, बहुत बड़े दिग्गज लोग इसमें है। अब उनकी भी विचारधारा का होगा, तो ये वो क्या सोचते हैं वो उनका, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ, मैं ये जो बात कर रहा हूँ ये मेरा व्यक्तिगत है कि आपने मुझे मौका दिया। तो मैं व्यक्तिगत तौर पे सोचता हूँ कि मरीज़ का जो है मनोबल और वो बड़ा ऊंचा होना चाहिए, और मनोबल के साथ उसको हमारे जो हम ट्रीटमेंट उसको ऑफर कर रहे हैं वो वैज्ञानिक भी होना चाहिए, और वैज्ञानिक होने के साथ साथ मरीज़ के को भी वो मनोवैज्ञानिक रूप पे भी उसको एक्सेप्टेबल होना चाहिए, उसका बड़ा असर होता है, ऐसा मैंने पाया है। बहुत और कहीं ना कहीं दवाइयाँ जो हैं वो ज़्यादा अच्छे से असर कर पाती हैं। जैसा हमने तबले की जो ताल है, 3 तालों की हम बात कर रहे हैं, पहली कायदा और दूसरी पेशकार, तो तीसरी ताल के बारे में हम आपसे जानना भी चाहेंगे और सुनना भी चाहेंगे। हाँ जी मैम, एक और कायदा बड़ा खूबसूरती वाला कायदा 3 ताल में, देखिए उसके बोल बनारस घराने से आते हैं।
धिग धिना तिट धिना ना धिग धिग धिना किड़ घिना घिना ना धिग धिना धिग धिग धिनाती। ऐसा मैंने सुना था कि कोई जैसे बड़े बल खा के बड़े नज़ाकत से चले जा रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रयास मेरा, बहुत तैयार नहीं लेकिन एक दर्शकों के लिए। बहुत खूब जी। तो डॉक्टर साहब आपसे ये भी हम जानना चाहते हैं कि संगीत को सुनने का कितना महत्व रहता है तबले के लिए? अब इसमें दो पहलू है जी, एक श्रोता के रूप में जी। और एक विद्यार्थी का सुनना। अगर मैं विद्यार्थी के नाते, मैं तो विद्यार्थी हूँ संगीत के लिए, तो जो सुनना है वो भी एक तालीम का हिस्सा है जी। ये मेरा अपना अनुभव है कि जो संगीत का और तबले का सुनना है विद्यार्थी के लिए तो एक हम किसी भी संगीत की बात तालीम कर का, सकते हैं, शास्त्रीय संगीत हो, फोक संगीत हो, वो तो एक तालीम का हिस्सा है। जितना सुनेंगे उतना ही हमारी रूहदारी वो खुलती जाती है और हम जो है उसमें से सीखते हैं और हमारे वो एक सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ अंकित हो जाती है और ना जाने वो किस पड़ाव पर वो हमें काम आ जाती है। जब हम उस लेवल तक पहुंचते हैं तो ये एक उस तरह से विद्यार्थी के लिए है। एक श्रोता के लिए तो संगीत मन को सुकून देने वाला है और भाव विभोर हो जाता है। कुछ समय के लिए वो भी उसी नाव में बैठ करके वैसी ही सैर करने लगता है श्रोता। तो ऐसा असर है, सुनना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल में अभी कुछ मुझे याद नहीं आ रहा है कि उनके इंटरव्यू वगैरह में बड़े बड़े लोग हैं, उन्होंने कोई 20-30% जो तालीम का हिस्सा सुनने को बताया है जी। बहुत बड़े गुणी लोगों ने, तो उनकी बात से मैं भी सहमत हूँ। तो मैं भी बहुत सुनता हूँ जी। आपने डॉक्टर साहब घराने की बात की, तो घराने का क्या महत्व रहता है? संगीत की बात करें, तबला वादक की बात करें, घराने अगर भारत की हम बात करें, हिमाचल की बात करें, तो कौन कौन से वो घराने हैं और क्या महत्व रहता है घराने का? मैम मैं फिर से, क्योंकि आपका मंच बहुत बड़ा है, पूरे विश्व के लिए है और मैं तो तबले के क्षेत्र में बहुत ही छोटा विद्यार्थी हूँ, तो बड़े बड़े लोग और ज़्यादा उनकी जूठन मैं कह रहा हूँ कि घराने असल में तबले को लगातार जहाँ उस्ताद रहे और जिस जगह पे रहे और उन लोगों ने भरपूर और अंधाधुंध रियाज किया, बेहद ज़्यादा किया और एक तबले का एक ढंग हो गया बजाने का और वही घराने के रूप में कायम हो गया। डॉक्टर साहब आपसे बहुत सारी बातें और भी जाननी है, तबले के बारे में जाने, संगीत के बारे में जाने, तो ये एक बहुत बड़ा विषय है पर समय की थोड़ी सी हमारे पास कमी है, तो आज कार्यक्रम को हम यहीं पे विराम देते हैं। आप कार्यक्रम में आए, बहुत सारी जानकारी आपने दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका और
हिमाचल प्रदेश के इस दूरदर्शन केंद्र का और सभी स्टाफ मेंबर का, श्रोता गण का और अपने गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुक्रिया। तो दर्शकों, इसी के साथ ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।